कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत के क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के इंपोर्ट्स को लेकर। दरअसल पिछले महीने अप्रैल का डेटा सामने आ गया है, जिसमें बताया गया है कि अप्रैल मंथ में भारत ने कौन सी कंट्री से कितना क्रूड ऑयल परचेज किया है। डेटा के मुताबिक अप्रैल महीने में भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर था रशिया। भारत ने रशिया से 39.3% यानी कि ऑलमोस्ट 40% क्रूड ऑयल परचेज किया है। सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर था इराक, और इराक से भारत ने अपना 17.2% क्रूड ऑयल परचेज किया है। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर देश था सऊदी अरब। भारत ने अप्रैल महीने में सऊदी अरब से अपना 11.1% क्रूड ऑयल परचेज किया है। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी भारत का चौथा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर देश बन गया है। इससे पहले फोर्थ पोजीशन के ऊपर यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स था, लेकिन इस बार यूएई को क्रॉस करके अमेरिका भारत का फोर्थ लार्जेस्ट सप्लायर बन गया है। अमेरिका से भी हमने 6.9% यानी कि 7% क्रूड ऑयल परचेज किया है। अभी तो भारत के 4 सबसे बड़े क्रूड ऑयल सप्लायर देश थे। अब जो अप्रैल महीने में भारत ने टोटल जितना भी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस परचेज किया है, उसका इंपोर्ट बिल आया है $11.4 बिलियन, और इस $11.4 बिलियन में से $1.3 बिलियन की एलएनजी गैस भारत ने इंपोर्ट की है। कहने का मतलब है कि भारत 11 से 12 बिलियन डॉलर्स आज की डेट में हर महीने क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की परचेज करने के ऊपर खर्च कर रहा है। साल का ये अराउंड 140 से 150 बिलियन डॉलर्स के आसपास बनता है। अभी तो फिर भी रशिया भारत को डिस्काउंट दे रहा है, और कंपैरेटिवली क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में काफी कम चल रहे हैं, वरना ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का इंपोर्ट बिल भी आसानी से 170 से 180 बिलियन डॉलर्स तक चले जाता, और यही भारत के इंपोर्ट बिल में सबसे बड़ी सरदर्द बन जाता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन को लेकर। एक्चुअल में इन कंट्रीज को पसंद नहीं आ रहा है कि भारत और चाइना आज भी रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर लगातार क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं। अब इनको तो मिडिल ईस्ट से डिस्काउंट मिल नहीं रहा है, लेकिन अब ये भारत और चाइना की पार्टी भी खराब करना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम रशिया से अपना 40% क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, यानी कि रशिया के डिस्काउंट का मैक्सिमम बेनिफिट उठा रहे हैं। अब ये जो हमारा 40% क्रूड ऑयल रशिया से आ रहा है, ये जिन ऑयल टैंकर शिप्स के ऊपर लोड होकर आता है, उनके ऊपर यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन ने सैंक्शंस अनाउंस कर दिए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन ने ये जो सैंक्शंस अनाउंस किए हैं, इन सैंक्शंस के अंदर रशिया के 200 ऑयल टैंकर शिप्स आ गए हैं, जिनकी मदद से रशिया की ऑयल कंपनीज भारत और चाइना को क्रूड ऑयल की डिलीवरी करती थी। यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन का कहना है कि ये जो 200 ऑयल टैंकर शिप्स हैं, ये शैडो फ्लीट की इलीगल एक्टिविटीज में शामिल हैं, यानी कि इलीगल तरीके से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करके दुनिया की बाकी कंट्रीज को बेच रहे हैं। और इससे पहले जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे, उनसे बचने के लिए इलीगल तरीके अपना रहे हैं। इससे पहले जो रशिया के ऊपर इन देशों ने सैंक्शंस लगाए थे, उसमें 150 से 160 ऑयल टैंकर शिप्स को टारगेट किया गया था, लेकिन अब नए सैंक्शंस के बाद रशिया के टोटल 350 ऑयल टैंकर शिप्स सैंक्शंस के अंडर आ गए हैं। इसलिए जो इस बार के सैंक्शंस लगाए गए हैं, उनको भी मेजर सैंक्शंस कहा जा रहा है। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन ने इन सब कंपनीज के एसेट्स भी फ्रीज करके कंपनीज के ऑफिशियल्स के ऊपर ट्रैवल बैन भी अनाउंस किया है। इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर भी सैंक्शंस अनाउंस किए हैं, जो रशिया के ऑयल टैंकर शिप्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही थी। यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन ने भारत का नाम तो मेंशन नहीं किया, लेकिन इनका कहना है कि वो चाहते हैं कि रशिया का क्रूड ऑयल और एनर्जी सोर्सेज से जो रेवेन्यू आ रहा है, वो किसी भी तरह कम हो जाए, जो कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रशिया आज की डेट में भी कई सारे देशों के साथ मिलकर सैंक्शंस को बाईपास कर रहा है। यानी इनडायरेक्टली ये ऑयल टैंकर शिप्स के ऊपर सैंक्शंस लगाकर यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन ये कहना चाहते हैं कि भारत एंड चाइना भी रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान और चाइना को लेकर। ये तो खैर आपको पता चल गया होगा कि चाइना अपना 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट J-35 पाकिस्तान को बेच रहा है। इसी डील को लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि चाइना ने पाकिस्तान को 50% तक का डिस्काउंट भी दे दिया है। चाइना 50% पेमेंट को माफ करने के लिए रेडी हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास फंड्स की कमी है और IMF का प्रेशर काफी ज्यादा है। इसलिए चाइना भी पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट देने के लिए तैयार है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इशाक डार 3 दिन की चाइना की विजिट के ऊपर गया है। इसी विजिट में चाइना ने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट मान ली है और ये 50% का डिस्काउंट दिया है। इसके साथ ही चाइना ने कहा है कि वो इसी साल अगस्त 2025 से ही पाकिस्तान को J-35 फाइटर जेट्स डिलीवर करना स्टार्ट कर देगा, यानी पहला J-35 पाकिस्तान को अगस्त महीने में मिल जाएगा। अब जो इस डील को लेकर हमें न्यूज रिपोर्ट्स मिली हैं, उनमें कई सारी में दावा किया गया कि पाकिस्तान ने 30 J-35 चाइना से परचेज किए हैं, और कई के अंदर 40 J-35 की बात हुई है। इसके साथ ही रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट और ग्राउंड स्टाफ की एक टीम ऑलरेडी कई महीनों से चाइना में है, और वहां पर चाइनीज स्टेल्थ फाइटर जेट J-35 की ट्रेनिंग ले रही है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हम कवर नहीं करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के ऊपर एक मेजर डिसीजन लिया है।
इसलिए सोचा आपको वो भी बता देता हूँ। दरअसल ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने अनाउंस किया है कि उनके पार्टी के 5 मेंबर्स का एक डेलीगेशन जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर जाएगा, जिस दौरान ये श्रीनगर, पुंछ और राजौरी के बॉर्डर इलाके में विजिट करेंगे। पाकिस्तान की शेलिंग में जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरियाज स्पेशली पुंछ और राजौरी में काफी नुकसान हुआ था और कैजुअलिटीज भी हुई थी। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि उनका डेलीगेशन जम्मू कश्मीर जाकर बॉर्डर एरियाज के लोगों का हालचाल पूछेगा एंड उनको सहारा देगा। ये दौरा आज स्टार्ट होगा और 23 मई तक चलेगा। वैसे जम्मू कश्मीर को लेकर पॉलिटिक्स करना, वो भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या ये सही स्टेप है? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है साल 2024 से 25 के टॉप 3 स्मार्टफोन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के डेटा को लेकर, जो दिखाता है कि भारत अभी भी कितना पीछे है। इंटरनेशनल ट्रेड बॉडी के डेटा के मुताबिक साल 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के दुनिया के 3 सबसे बड़े स्मार्टफोन एक्सपोर्टर देश हैं चाइना, सेकंड के ऊपर वियतनाम और फिर थर्ड के ऊपर भारत। पिछले 1-2 साल के अंदर एप्पल और सैमसंग कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन लाइन भारत में काफी ज्यादा शिफ्ट कर दी है, लेकिन डेटा को देखें तो चाइना के मुकाबले अभी भी भारत काफी पीछे चल रहा है। डेटा के मुताबिक भारत ने पिछले 1 साल में $24 बिलियन के स्मार्टफोन्स दुनिया के बाकी देशों को एक्सपोर्ट किए हैं, जबकि वियतनाम ने $35 बिलियन के और चाइना ने $125 बिलियन के स्मार्टफोन दुनिया के बाकी देशों को एक्सपोर्ट किए हैं। यानी कि चाइना भारत से 5 गुना ज्यादा आगे है, जबकि वियतनाम भारत से $11 बिलियन के स्मार्टफोन ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। हम अभी वियतनाम को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। मसला ये कि भारत के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स में 90% हिस्सा एप्पल और सैमसंग कंपनी का है। बाकी ब्रांड्स भारत से एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं। वो भारत में बस उतने स्मार्टफोन्स असेंबल करते हैं जितने भारत में बिकते हैं। एंड अगर हमको स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स में चाइना को टक्कर देनी है तो हमें इन कंपनीज को भी पुश करना पड़ेगा कि ये भारत से एक्सपोर्ट्स भी करें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को लेकर, और कहा जा रहा है कि भारत सरकार का ये मूव ओलंपिक गेम्स में भारत की मेडल टैली को काफी ऊपर ले सकता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार एक प्रपोजल के ऊपर विचार कर रही है, जिसके अंदर ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को स्पोर्ट्स यानी कि खेलों में भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेशन करने की परमिशन दी जाएगी। यानी जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं वो भारत आकर भारत के लिए गेम खेल सकते हैं, भारत की यूनिफॉर्म पहनकर भारत की नेशनल टीम का हिस्सा बन सकते हैं। ये फुटबॉल से लेकर टेनिस और ओलंपिक्स गेम्स के अंदर भी एप्लीकेबल होगा। भारत सरकार इस बारे में स्टडी कर रही है और जल्दी इसके बारे में निर्णय लिया जा सकता है। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया उन लोगों को कहा जाता है जो भारत से फॉरेन कंट्रीज में जाकर शिफ्ट होकर वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं। अब क्योंकि भारत बाकी कुछ देशों की तरह ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं देता है, इसलिए भारत ने ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का कंसेप्ट लाया, ताकि जो इंडियंस फॉरेन कंट्रीज में जाकर वहां पर सेटल हो रहे हैं वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के भारत वापस आ जा सकें। उन्हें भारत के वीजा के लिए बार बार अप्लाई ना करना पड़े। वो कितनी भी अवधि तक भारत में अपने परिवार या फिर फ्रेंड्स के पास रहना चाहते हैं, इसके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, और ना ही लंबे समय के लिए भारत आने के ऊपर लोकल पुलिस स्टेशन के ऊपर वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़े। इसमें बस पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ देशों को एक्सक्लूड किया गया है। इसके साथ ही जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं उनके चिल्ड्रंस और ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी OCI कार्ड दिया जाता है, वो भी एलिजिबल होते हैं। या फिर एक पेरेंट भारत का नागरिक हो या फिर OCI कार्ड होल्डर हो, उनके चिल्ड्रंस और ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए पूरी तरह से एलिजिबल माना जाता है। कहने का मतलब है कि अगर भारत सरकार ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करने की परमिशन देती है तो लाखों प्लेयर्स इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, भारतीय ओरिजिन का कोई स्विमर है जो ओलंपिक्स के लिए अमेरिका की टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाता है क्योंकि वहां पर कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन इंडियन ओरिजिन का है, तो वही स्विमर भारत आकर ट्रायल्स दे सकता है। यहाँ पर सिलेक्ट होने के बाद भारत को रिप्रेजेंट करते हुए ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि भारत के मुकाबले अमेरिका में स्विमिंग के अंदर वहां पर ज्यादा कॉम्पिटिशन है। अब सेम चीज फुटबॉल के बारे में भी है। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में फुटबॉल के प्लेयर्स और भारत के फुटबॉल प्लेयर्स के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए अगर इंडियन ओरिजिन का कोई प्लेयर यूरोपियन यूनियन के किसी क्लब के अंदर सिलेक्ट नहीं होता है तो उसको भारत में आकर यहाँ पर खेलने का मौका मिलेगा, भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि ये चीज भारत में पहले कभी नहीं हुई है। साल 2008 से पहले तक OCI कार्ड होल्डर्स को इंडियन टीम की तरफ से रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाता था, लेकिन साल 2008 में देश की मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स ने ये रूल बंद कर दिया था और कहा था कि अब से देश के नागरिकों और भारत के पासपोर्ट होल्डर्स को ही इंटरनेशनल गेम्स में भारत को रिप्रेजेंट करने की परमिशन दी जाएगी। अब मोदी सरकार इस रूल को वापस लाकर ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को दोबारा से भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका देना चाहती है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इसके ऊपर जल्दी कोई फाइनल कॉल लेगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन देगी। आपके अकॉर्डिंग क्या ये सही फैसला होगा, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है।
सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।